जो मानवीय मूल्य हैं उनका एक यूनिवर्सल जो डायमेंशन है, वहाँ तक जो रचनाएं हमें ले जाती हैं वो बहुत वर्षों तक जीवित रहती हैं। जैसे उनके जो पात्र हैं वो हमारे पास रहते हैं, 10 बरस पहले पढ़ो, 20 बरस पहले पढ़ो, ऐसा लगता है कि किताब वापस पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसे में समय परिवर्तन के साथ में जो हमारी संवेदनाएं हैं वो भी इस तरह हो जाती हैं कि उस तरह की संवेदना वाले पात्र से शायद हम उतना जल्दी न जुड़ पाए। जैसे अगर नदी के द्वीप जो अज्ञे जी का उपन्यास है उसका मैं उदाहरण लूँ, वो जिस तरह से उस मन में ले जाते हैं, उनका जिस तरह से एक दूसरे के संबंध का विकास है, तो आपकी नवाबों की रस कथा तक आ जाते हैं अगर, तो यहाँ परिवेश अलग है, इसका विकास अलग है, उसकी इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग जो पुराने प्रणय रचनाएं हैं उनसे उस तरह जुड़ पाए या न जुड़ पाए। आप इस बारे में क्या ऐसे ही देखती हैं जैसे मैं देख रहा हूँ, या ऐसा है कि कुछ है जो कालजयी है जो कुछ रचनाओं में है? अब मैं यहाँ पे आध्यात्म की तरफ या हमारे जो पारंपरिक है, तो जब रामचरितमानस है तो हमेशा रामचरितमानस रहेगा। तो साहित्य और जो ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें विभाजन रेखा क्या यही है कि वो एक काल के साथ में एक संवेदनात्मक ऐसा रिलेशन है कि थोड़ी वल्नरेबिलिटी साहित्य में रहती है काल के साथ? तो मैं आध्यात्मिकता की बात नहीं करती, पर मैं इंसान को केंद्र में रख के बात करती हूँ कि जो इंसान है वो हमेशा उसके संदर्भ बदलेंगे, है ना। आज वो दफ्तर में नौकरी करता है, पहले वो शायद वो मुंशीगिरी करता था, है ना, तो उसका संदर्भ अलग था। लेकिन अगर उसका अपमान होता है तो वो चोट तो वही है ना। तो अगर इंसानी अनुभूतियाँ आपके केंद्र में रहती हैं, लेखन के केंद्र में रहती हैं, इंसान केंद्र में रहता है, तो उसके बदलते जो भी समसामयिक संदर्भ हैं उनके साथ आप जब कहानी कहेंगे तो उसमें नयापन भी तभी आएगा, है ना। तभी वो उस युग की होगी जिस युग में लिखा जा रहा है। लेकिन इंसान का होना, इंसानी अनुभूतियाँ नहीं बदलती, उनके संदर्भ खाली बदलते हैं। पीड़ा तो पीड़ा है, पीड़ा का स्वरूप बदल सकता है, और जो चीज़ें आपको पीड़ा पहुंचाती हैं वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन पीड़ा तो है वही है ना। तो अगर आपकी रचना में इंसानी अनुभूतियाँ केंद्र में हैं और संदर्भ बदलते जा रहे हैं, तो वो रचना तो संदर्भों को पार करके भी अपनी समसामयिकता को पार करके भी जिंदा रहेगी। और जब आप अज्ञेय की बात करते हैं या जो हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तो क्योंकि राम की खुशी, राम की पीड़ा, राम का बिछड़ना और सीता का अपमान और जो कुछ भी उसमें होता है, वो सारी अनुभूतियाँ हम खुद महसूस करते हैं, इसीलिए वो कहानी हमें प्रिय है। तो ये प्रियता की बात लेके बहुत संक्षेप में क्विज की जैसा क्वेश्चन है, तो आप तीनों चारों मुझे बताएं कि ऐसी रचना जो आपको लगता है कि ये कुछ शाश्वत तत्व लिए हुए सी आपके साथ जुड़ी है, यानी कई बरस पहले पढ़ी तब भी उतनी अच्छी लगी, या शायद अब और भी अधिक अच्छी लगती है जितनी कि पहली बार पढ़ते समय लगी थी। और इसके साथ आप ये जोड़ दें कि आपके प्रिय लेखक, यदि आपको कोई राजनीतिक दबाव रोके नहीं तो बताएं टॉप 3 हिंदी राइटर्स अभी या पहले के, जो भी आप। तो सवाल सुदेश जी आपसे। पिट गई मैं तो। आपका मुझे एक शब्दों का चयन आज और भी अच्छा लगा, कालजयी, क्लासिक, दोज लिव फॉर एवर। जैसे 2 उपन्यास ऐसे हैं, बहुत से हैं मगर मैं 2 का नाम लूँगी जो वक्त से पहले लिखे गए। एक का तो जिक्र आप कर चुके हुए हैं, नदी के द्वीप जी, और दूसरा वाला शरद का एक उपन्यास था, चरित्रहीन जी। मैं बंगाली लिटरेचर की बहुत मुरीद हूँ। तो जो शरद का उपेन है उसमें मेन किरदार, और जो किरणमयी है वो अपने वक्त से बहुत आगे हैं। और भुवन, नदी के द्वीप और रेखा का जो रिश्ता है
वो भी अपने वक्त से बहुत आगे है। और आज से 50 साल बाद तक भी ये उपन्यास जो हैं, आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स, और फॉर दैट मैटर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की जो थी वैशाली की नगरवध। और अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ कि भाई अगर मुझे 2 लोगों के नाम लेने पड़े जिनकी मैंने कहानी आज से 50 साल पहले पढ़ी और सोचा कि ये औरत जब भी कुछ लिखेगी तो मैं उसे पढ़ूंगी, कृष्णा सोबती। उनकी कहानी मैंने पढ़ी थी 3 पहाड़, और वक्त चूँकि आपके पास कम है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन उसका सिर्फ एक वाक़या, एक टीनेजर लड़की पढ़ती है, वो मेरे दिमाग में खूब गया कि वो पहाड़ के बाहर बैठी है किसी बेंच के ऊपर और शी इज़ वेरी सैड, शी इज़ वेरी अपसेट। स्टोरी अगर आपको याद है तो, और कोई एक टोटल अजनबी जाता है जो उसको नहीं जानता, तो उसके आस खड़ा होकर देखता है कि वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसका एक छोटा सा सेंटेंस, इस राह तो बहुत जन आते जाते हैं, it stuck and give me 30 seconds more. I remembered it 50 years later. एक प्लेन में जा रही थी और ख़ास खुश नहीं थी जिस भी बात पे, और प्लेन के वो जो विंडो है उससे बाहर देखती चली जा रही थी। तो एक अजनबी मेरे पास जो बैठा हुआ था, बहुत देर बाद उसने ऐसे मेरे कंधे पे ठोका, तो कहता है कि if you don't mind, I'll keep an eye on the wing for you. You can rest your eyes. मैं उस आदमी को कभी दोबारा नहीं मिली। मैं उसको, मगर वो अगर मुझे कोई कहे कि सुदेश, you pick up one of the tenderest moments of your life, and there is this woman in her late 30s, and there is this gentleman. I have never seen him again. I don't know his name, but look at this. तो बहुत सुंदर आपने बताया, धन्यवाद आपका करते हुए। आप अगर पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो 2-3 नाम जो आप अभी आए हैं फिर से, उपन्यास नदी के द्वीप, ये वैशाली की नगरवधु, ये आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ सकता है। सीमा जी, आप यही सवाल। जब मैं छोटी थी तो जिन परिस्थितियों में मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से काफ़ी बाहर थी। तब उन दिनों में मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ना शुरू किया था, और उसकी जो सेंसिबिलिटी थी फीलिंग्स के बारे में, उससे मुझे लगा था कि कुछ हुआ है। जो बहुत बरसों बाद मैंने नीरज की एक कविता पढ़ी तो मुझे लगा वो शायद मुझ पर लागू हुई थी। उसकी 2 पंक्तियाँ ये थी कि प्यार अगर ना थामता पथ में, उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। क्या? तो मुझे लगा कि उस समय जैसे किसी ने मेरी उंगली थाम के मुझे, जैसे मेरी भावनाओं को जो मैं महसूस कर रही हूँ, एक तरह से वैलिडिटी दे दी थी। लेकिन अगर आप कहें तो ये बहुत मुश्किल होगा, अगर आपने साहित्य पढ़े हैं तो 1, 2, 3 लेखकों को चुनना। बाकी नाराज नहीं होंगे आप? नहीं, नाराज नहीं होंगे। बाकी जो यहाँ के जो उपन्यास हैं जिनको मैंने यहाँ के पढ़ना शुरू किया है, मैं उनकी तो रचनाओं की मैं कई बार बात प्रेजेंट कंपनी इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, सो इट्स। फिर मैंने उसके बाद जो मुझे बहुत छुआ था, मुझे कभी भारत में हिंदी साहित्य एक कक्षा के रूप में पढ़ने का मौका नहीं मिला था कॉलोनियलाइजेशन की वजह से। तो मैं जो भी मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा था अपने शौक़ से ही पढ़ा था। तो उसमें मैं नाम ले सकती हूँ मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। उसमें अभी भी मुझे याद है कि क्योंकि वो नंद और यशोदा उसकी पत्नी सुंदरी की कहानी थी, और उसमें सुंदरी गौतम बुद्ध के बारे में ये कहती है कि स्त्री का आकर्षण यदि पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर लौटे हैं, इसका श्रेय यशोदा को जाता है। क्या बात। तो तब मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा था। मनु भंडारी, धर्मवीर भारती ऐसे लेखक हैं जिनको, और राजेंद्र यादव, ना आने वाला कल, ये सब मैं पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई थी और मैं उसी में ही बंधी रही थी। तो अगर कोई मुझसे कहे कि आप बताइए किस तरह के साहित्य ने आपको प्रभावित किया, तो मैं कह सकती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही, क्योंकि हम जिस तरह के जीवन में आ गए हैं, तो मनु भंडारी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये नाम भी कम सुनने में आते हैं, क्योंकि हम उनके आसपास हैं भी नहीं, और इतना अधिक नया पढ़ने की तरफ भी हमारी वृत्ति है नहीं। पर कुछ कालजयी उपन्यासों की तरफ जाएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें गोरा जो है वो मैं उससे बहुत, वो मेरे ऊपर एक समय में बहुत छाया रहा।
एक समय मुझे भी लगता था अमृता प्रीतम और शिवानी दोनों की शैली एकदम अलग अलग है, पर दोनों का एक अलग तरह का स्वाद था, उसका एक नशा होता था। और जैसा अनिल जी के बारे में आप कह रहे थे कि आपकी कहानियों में कुछ कविता का स्वरूप है, तो अमृता प्रीतम का गद्य मुझे पद्य जैसा ही लगता था, पूरी बात ऐसी, उसका एक अलग ही स्वाद होता था। आपकी तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने बहुत प्रिय उपन्यासकार के रूप में निर्मल वर्मा जो रहे, उनके वे दिन उपन्यास हैं या और जो रचनाएं रही, वो तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे संस्कार छोड़ जाते हैं जो जीवन से जुड़ने में, जीवन को जानने में हमारी मदद करते हैं। पर जो सवाल है ये समापन चरण की तरफ बढ़ते हुए, अनिल जी आप के प्रिय रचनाकार, प्रिय 2-3 उपन्यास। जब आप पूछे तो मैं बिल्कुल खो गई, मैं किसको बताऊं। पर इतना है कि मैं शुरू से ही एक ही पैशन है पढ़ने का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इतना पढ़ा और सीमा की तरह समझ में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन किताबें खूब चाटी हैं। पर आपके एक बात सही, कई किताबें दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती, ये बात भी सही है। मैं जैसे गुनाहों का देव था धर्मवीर भारती का, अब मुझे वो बचकानापन लगता है। आगे जो थे मुझे बहुत जटिल लगते थे, पर पढ़ना ज़रूर है। जैसे आपने बोला नदी के द्वीप, मैं पढ़ती जाती थी और एक अलग दुनिया में जा रही हूँ। लेकिन अभी अंतिम अरण्य पढ़ा था मैंने निर्मल वर्मा का। जी जी, वाह, वो किताब मैं पढ़ सकती हूँ कई बार, क्योंकि उनकी कहानियाँ में मुझे ऐसे लगता है, उपन्यास में, कहानियों में, उनकी जो कव्य और वे दिनों कहानियाँ मैं कई बार पढ़ सकती हूँ, और हर बार वो नया अर्थ खोलती है मेरे लिए। और अंतिम अरण्य की मैं अगर बात करूँ तो आप पढ़ जाते हैं 3-4 कहानियाँ, पंक्तियाँ, फिर वापस जाती हूँ मैं दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा समझने के लिए। उनकी हर पंक्ति जैसे सूक्ति वाक्य होता है, कौन सी बात मैं याद करूँ और कौन सी नहीं। और उनकी एक कहानी जो प्रवास के ऊपर थी, जो अब बाद में लिखा गया लंदन में एक रात, और उसकी था अंधेरे में एक चीख, इतनी पावरफुल कहानी थी कि मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी उस कहानी को, क्योंकि वो मुझे दहला देगी कहानी। पर वो क्या कहानी थी, अगर मैं वैसी एक भी कहानी लिख पाऊँ तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा। इन तीनों की उपस्थिति में आपके लिए शुभकामनाएं, और अगर सुषम जी का आशीर्वाद होगा आप लिख पाएंगे, ऐसा कहते हैं। सुषम जी, आपका जो रचना संसार है उसने बहुत लोगों को छुआ है, बहुत लोगों को समृद्ध किया है, पर आप स्वयं कहाँ से समृद्ध होती रही हैं? अगर पाठक के रूप में आप उठाती हैं तो कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो अब भी आपकी स्मृति में रहती हैं? अच्छा, मैं जब बड़ी हो रही थी, मतलब जब कॉलेज के दिनों से बात करती हूँ, उससे पहले तो शरद वगैरह को हम पढ़ते ही थे, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा बंगाली और वैशाली की नगरवधु, ये सब पढ़े थे। झूठा सच मेरे से लेके गई थी, हाँ, वो खत्म करके दोबारा पढ़ने के लिए। तो पर मैं जिन दिनों बीए में पढ़ रही थी दिल्ली में, तो मुझ पर नए कहानीकार, नई कविता छाई हुई थी पूरी तरह से। मतलब कि धर्मवीर वगैरह जो सारिका, जो पत्रिकाएं भी आती थी, नई कहानियाँ, उनमें नए कहानीकारी होते थे। तो आपके राकेश हुए और निर्मल वर्मा और कमलेश्वर और यादव, ये सब, कृष्णा सोबती, तो और कृष्णा सोबती। मैं राजी सेठ का भी नाम लेना चाहूँगा। और राजी सेठ बाद में आई हैं, बाद में आई, लेकिन राजी सेठ के लेखन में बहुत बारीकी है, बहुत ही बारीक बात करती हैं वो, और धीरे धीरे वो सोच के, मतलब ऐसे लोगों की कहानियों को एकदम से जल्दी से नहीं पढ़ा जा सकता, आपको रुक रुक के चलना पड़ता है। और निर्मल वर्मा, जिसकी बात अनिल ने की, निर्मल वर्मा मेरे बहुत ही प्रिय लेखक रहे हमेशा। लेकिन कमाल की बात है कि मैं अग्गे से, उन दिनों अग्गे से बहुत ही प्रभावित थी। अग्गे की एक कृति है चिंता। चिंता में सिर्फ आप सोच सकते हैं कि सोच की मणियाँ हैं,
और मैं वो गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब इतना से गद्यात्मक कविता भी है, वो गद्य के पीस भी हैं लेकिन हर जो वाक्य है उसका वो मतलब मुझे वो किताब दोबारा मिली नहीं। मैंने ख़रीदने की कोशिश की बड़े होने के बाद कि मैं दोबारा उनको पढूं तो मुझे तो ये चिंता आपकी जल्दी दूर हो, कहीं ना कहीं से वो किताब आप तक पहुंचे। अगर किसी को भी पता लगे तो मेरे लिए ले आए। ऐसी शुभकामना के साथ चलते चलते एक श्रृंखला ऐसी हो जाए जिसमें आप सब अपनी अपनी कोई एक या दो कविताएं हम तक पहुंचा सकें। मैं प्रारंभ करना चाहूँगा स्वदेशी आपसे। अरे बाप रे। और जब हम कविता आप अपनी उठा रही हैं, इस बीच में मैं ये बात निवेदन कर दूं कि बार बार आया वो, एक तो वर्ड्सवर्थ साहब की परिभाषा कवि लोग अक्सर कहते हैं पावरफुल फ्लो इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल इमोशंस। तो जो पावरफुल इमोशंस जब व्यक्त हुए हैं तो उसकी एक अलग पावर होती है, उसका एक अलग सौंदर्य होता है। और ख़ास ये बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि जीवन का जो रस संवाद है वो जीवन के सौंदर्य को देख पाने की पात्रता के साथ जुड़ा हुआ है और उस दिशा में कविता हमारी बहुत मदद करती है। तो अब इस रस संवाद में सौंदर्य की तरफ या अनुभूति के सूक्ष्म परतों का अनावरण करने की तरफ स्वदेश जी हमें कैसे ले जा रही हैं, आइए। अगर आपको खाली एक ही किताब सुनना है तो मैं खाली एक ही किताब जी। सुना सकती हूँ, और अगर आपको वक्त का पाबंदी है तो फिर मैं एक किताब सुनना है जी। एक ही। ये झील के पानी में उतर आया फलक है, ये झील के पानी में उतर आया फलक है, यह लहरों ने देखी आसमां की झलक है। वाह। ये धूप आ गई है चांदनी में नहाकर, ये धूप आ गई है चांदनी में नहाकर, या पहुंची मेरी बात कहीं आप तलक है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। तो अनिल जी आपकी कोई रचना? क्या सुनो, कविता सुनो, कहानी? जी कविता। मैं सोचकर तो कुछ और आई थी, जो सोचते हैं वो नहीं होता है, वो नहीं जो होता। होता है वो। सीमा ने कहा धूप सुनाओ, उसको मेरी कविता धूप बहुत अच्छी लगती है, पर गर्मियां हैं, सर्दियों में सुनाऊंगी। ये अलग तरह की कविता है जी। इसमें पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इसकी कहानी का कविता का शीर्षक है हथियारों की इज्जत। सामयिक विषय पे है। ईश्वर ने प्रेम बनाया, इन्होंने नियम बनाए, उसने इंसानियत बनाई, उन्होंने अपना कानून बनाया। हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, सम्मान को इन्होंने अपनी परिभाषा दी हत्या। छपट पड़े उन औरतों पर जिसे ईश्वर ने खुद गढ़ा था, सारी कोमलता देकर बीवियां, बहनें और बेटियां। उनकी इज्जत के रखवाले बना दिए शौहर, भाई और बेटे। भूल गए वो मकसद, बस याद रह गई इज्जत। हल्ला बोल, चमचमाते लहराते छुरे, चाकू बर्छी और कुल्हाड़े, मार दो, काट दो, जला दो, जय इज्जत, जय सम्मान। इतनी जुर्रत कि प्रेम करें, इतनी जुर्रत कि संबंध बनाए, बिना हमारी मुहर लगे हत्या। एक ही गांव, एक ही गोत्र, मार डालो। धर्म अलग, जाति अलग, काट डालो। युवा नहीं मानते, नहीं समझते, अब समझेंगे, करो हत्या। किस धर्म ने कहा प्रेम पाप है, किस कानून ने लिखा प्रेम अपराध है? पूछा किसने बनाई इज्जत? हमने। किसने बेटी के हाथ पांव जकड़े? माँ ने। किसने उठाया गंडासा? भाई ने। किसने किए देह के टुकड़े? चाचा ने। किसने लगाई आग? सारे गांव ने। क्यों, किस लिए? वे गरजे इज्जत, इंसानियत चीखी शर्म, वे चिंगाड़े परंपरा, कानून का फैसला अपराध, वे दहाड़े सम्मान सम्मान, मानवता हुंकारी धिक्कार धिक्कार। क्या बात, क्या बात। बहुत ही सशक्त कविता है और सोच के साथ भी इसका संबंध है। वर्तमान संदर्भों में जो चुनौतियां हैं उसकी तरफ भी संकेत है। सीमा जी आपकी रचना छोटी सी, जी स्वागत। बहुत पहले लिखी थी। तुम्हारे वे हाथ जो अक्सर फैले रहते थे मेरे आगे, तुम्हारे वे हाथ जो अक्सर फैले रहते थे मेरे आगे, मुझसे मेरे ही एक अंश की याचना करते हुए। क्या बात,
बहुत अच्छी। तुम्हारे वे हाथ जो अक्सर फैले रहते थे मेरे आगे, मुझसे ही मेरे ही एक अंश की याचना करते हुए, आज मैंने अपना वही अंश तुम्हारे हाथों में रख दिया, लेकिन तुम्हारी अंजलि ना पाकर जा गिरा है वो ज़मीन पर। वाह, ब्यूटीफुल। बिलक कर रोने के अधिकार को खुद ही खो देने की विवशता तुमसे कह भी नहीं सकता। क्या बात। बिलक कर रोने के अधिकार को तुम खुद को खो देने की विवशता तुमसे कह भी नहीं सकता। तुम्हारे वे हाथ जो फैले रहते थे हमेशा मेरे आगे, मुझसे मेरे ही एक अंश की याचना करते हुए, जाने क्यों सोच लिया था मैंने यूं ही हमेशा फैले रहेंगे। क्या बहुत बात। खूब। बहुत। बहुत खूब। तो यही मैं कह रहा था, अनिल जी जो सोचते हैं वो होता नहीं है। ये बात सीमा जी की कविता में भी आई है। आपने कहा मैं सोच कर आई थी, बहरहाल जो सोच की यात्रा, अनुभव की यात्रा, और उसको लेते हुए संवेदना के धरातल पर आपकी कौन सी रचना शब्दों की खिड़कियों से हम तक आ रही है सुषमा जी? हाँ, क्योंकि दूसरा संकलन अभी छपा नहीं है तो मैं यही उठा लाई थी जी। कंप्यूटर उठाने के बजाय। तो सीमा मुझसे कह रही थी कि आप ये 2 कविताएं पढ़िएगा, तो उनमें से एक चुन लीजिए आप, या अदृश्य लड़की या ब्रेस्ट कैंसर। नहीं, अदृश्य लड़की। अदृश्य लड़की, उसको आप थोड़ा ब्रेस्ट दृश्य कैंसर में भी ले आया। सुन लीजिए। दोनों सुना दीजिए। नहीं, वो नहीं सुनना चाहती। ओके, देखिए, पीड़ा की बात आप लोग नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। अदृश्य लड़की में जो पीड़ा है वो ब्रेस्ट हाँ। कैंसर वाली में। अदृश्य लड़की, इनविजिबल, इन केस जी। आपके ऑडियंस को मतलब नहीं पता, वो सब जानते हो। सब जानते हैं। अदृश्य लड़की। लड़की अब दिखती नहीं, ठीक सामने बैठी है, कभी दाएं या बाएं बैठ जाती है, पर किसी को दिखती नहीं। ढलते चेहरे पर उसने पोते हैं भड़कीले रंग, बाल किए हैं लाल, नीले और जामुनी, होठों पर नारंगी लिपस्टिक की गीली चमचमाती परत, भौहों को उजागर करती काली रेखाएं, फिर भी दिखती नहीं। वाह। कुछ बरस पहले ऐसा नहीं था। उसके जिस्म की महक दूर से जतला देती थी उसका होना। उसके पैरों की आहट की घुंघरू बज उठते थे कितने ही कानों में। उसकी हल्की मुस्कान की कितना कुछ कह देती थी कितनों से। वाह। अक्सर वो नहीं होती तो भी रहती थी, एहसासों में दिख जाती थी कल्पना की आंखों से। अब वो चीखती है, चिल्लाती है तार स्वर में, गला जख्मी हो जाता है, लेकिन सुनाई नहीं देती। घूमती है बाजार भर में, 2-2 हाथ उठा करती है संकेत, पैरों पर उचक उचक और लंबी होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। यूं इस बीच कुछ खास हुआ तो नहीं। हाँ, कुछ लम्हों ने हाथ तो फेरा था उस पर, वक्त की कुछ हवाएं निकल गई थी उस पर से, बस और तो कुछ नहीं। फिर लड़की अदृश्य क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देती। क्या बहुत बात है। बहुत ये जो लड़की अदृश्य है उसको दिखाने की कोशिश करने वाली या उसको दिखाने में सफल रहने वाली रचना सुषम जी की हम तक पहुंची। इसके साथ ही रस संवाद की इस श्रृंखला का जो विराम का समय है वो आप पहुंचा है। सीमा जी आपका और सुरेश जी आपका, अनिल जी आप, सुषम जी आपका। रस संवाद की इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने वाले इन चारों प्रतिभाशाली, सशक्त, संवेदनशील, बहुआयामी रचनाकारों के साथ साथ आपका भी साथ हमें मिला, इसके लिए आपका भी आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।